हेलो बच्चों, एक बार सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो हम प्रीवियस लेक्चर में मैथमेटिकल फिजिक्स की यूनिट 1 का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था हमने, जो कि लास्ट टॉपिक हमने जैकोबियन पढ़ा था। ओके बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसी यूनिट का ही है ना। यूनिट फर्स्ट में आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, 3 चैप्टर है इस यूनिट में। पहला चैप्टर आपके कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। दूसरा जो चैप्टर है आपके है प्रदिश टेंसर। तीसरा है ड्राग डेल्टा। तो 3 चैप्टर हमारे इस यूनिट में, जिनमें से हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम आज के इस लेक्चर के अंदर प्रदिश स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो देखिएगा प्रदिश है ना, प्रदिश, दिस इज चैप्टर नंबर 2। इंग्लिश में कहते हैं टेंसर। ठीक है बच्चों, और ये यूनिट फर्स्ट का ही चैप्टर है 2, यूनिट फर्स्ट, और सब्जेक्ट कौन सा? मैथमेटिकल फिजिक्स। ओके बच्चों, तो देखिएगा बच्चों प्रदिश, जो कि आज तक आपने कभी पढ़ा नहीं इसको, है ना। ये आपके लिए एक नया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा एक बार इसकी संकेताक्षर की जो पद्धति है वो समझ गए ना आप, फिर तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको शुरू में, लेकिन बाद में एक फ्लो बन जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस प्रकार से आपने 11th-12th के अंदर सदिश और अदिश राशियाँ पढ़ी थी, तो वहाँ भी आपको शुरू में दिक्कत आई थी, उसके बाद आप उनमें अच्छे से परफेक्ट हो गए थे ना, वैसे ही। ठीक है, तो प्रदिश राशियाँ जो है, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर प्रदिश राशियाँ है क्या। प्यारे बच्चों, फिजिक्स के अंदर जो क्वांटिटीज है वो हमने अब तक सदिश और अदिश 2 प्रकार की पढ़ ली पहले। तो तीसरी क्वांटिटी जो है वो आपकी प्रदिश राशि है, यानी कि जनरली क्वांटिटीज जो है स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर 3 प्रकार की होती है, लेकिन अब तक आपको ओनली कौन कौन सी पढ़ाई गई थी? सदिश और अदिश राशियाँ। तो उन्हीं का एक जनरल फॉर्म या कहें जनरलाइजेशन फॉर्म एक प्रदिश राशि है। प्रदिश राशि से ही अदिश और सदिश निकल के आती है बच्चों, है ना। ठीक है, तो देखिएगा प्रदिश राशि जो है सदिश और अदिश राशियों का ही क्या है, एक व्यापक रूप है, एक जनरल फॉर्म है, ऐसा कह सकते हैं ना अपन। तो देखिएगा बच्चों, लिखो, परिभाषा लिखेंगे, सदिश व अदिश राशियों के व्यापक रूप को ही प्रदिश राशि कहते हैं। प्रदिश राशि कहते हैं। ओके बच्चों, एक्चुअल में प्रदिश राशि है क्या? प्रदिश राशि प्यारे बच्चों, जैसे कि अपन एग्जाम्पल लें, लाइक हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है, ऐसी भौतिक राशि है जो प्रदिश भौतिक राशियां हैं। जैसे कि हम बात करें J बराबर सिग्मा ई आई बराबर म्यू एच, पढ़िए आपने, ये होती है करंट डेंसिटी यानी कि धारा घनत्व। ये जो धारा घनत्व है ये एक प्रकार की प्रदिश राशि है। विषम देशिक मीडियम में ये भी एक प्रकार की प्रदिश राशि है। इसको क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दैट मीन्स चुंबकन तीव्रता। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं किसी समदेशिक मीडियम की, किसी समदेशिक मीडियम की बात करें, देखिए एक बार बना के दिखाते हैं आपको समदेशिक मीडियम। अगर मैं समदेशिक मीडियम में, ये कोई समदेशिक मीडियम है, यहाँ भी बना दीजिए, तो आप देख पा रहे हैं मैं किसी भी दिशा में जाऊँ, किसी भी दिशा में जाऊँगा तो मुझे सेम ऑर्डर दिख रहा है, देख रहे हो, यानी कि सेम प्रॉपर्टीज मिल रही है। यानी है किसी भी दिशा में जाऊँ किसी मीडियम के अंदर, तो मुझे अगर सेम प्रॉपर्टी मिले तो वो समदेशिक मीडियम कहलाता है। तो इस समदेशिक मीडियम में जो J है, J कौन? सिग्मा ई, ये
एक अदिश राशि की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? एक अदिश राशि की तरह, अदिश राशि की तरह व्यवहार करता है। कौन? ये, इसको कहते हैं धारा घनत्व, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, यानी कि विद्युत चालकता जो है ये वाली, ये क्या करती है? समदेशिक माध्यम में अदिश राशि की तरह बिहेव करती है, व्यवहार करती है। दैट मीन्स ये जो सिग्मा है, अगर मैं इसको किसी विषमदेशी माध्यम में ले जाऊं तो यह एक प्रदिश की तरह बिहेव करेगी, यानी कि फिर वहां पर ये ना तो अदिश होगी ना सदिश होगी। कैसी राशि होगी? एक प्रदिश राशि की तरह व्यवहार करेगी। इसी प्रकार से I बराबर म्यू एच भी क्या करेगा? जो चुंबकन तेज होता है वो भी समदेशिक माध्यम में तो अदिश राशि की तरह बिहेव करता है और विषमदेशिक माध्यम में प्रदिश राशि की तरह बिहेव करता है। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास कुछ प्रदिश राशियों के उदाहरण है, कुछ प्रदिश भौतिक राशियों के उदाहरण है। तो आपको एग्जाम में क्या करके आना है? सबसे पहले परिभाषा देनी है, उसके बाद में 1-2 एग्जाम्पल लिख के आने हैं। ओके बच्चों, तो देखिएगा आगे चलते हैं। ये डायग्राम वगैरह नहीं बनाने, ये तो ओनली समझाया मैंने ना कि क्या होता है समदेशिक माध्यम और क्या होता है विषमदेशिक माध्यम। देखिएगा बच्चों आगे, इसकी एक परिभाषा और दे सकते तुम, अर्थात वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण व दिशा एक साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। परिवर्तित नहीं होते हैं। ओके, एग्जाम्पल लिख दो इसके प्रदिश राशियों के। लाइक एग्जाम्पल की बात करें, जड़त्व आघूर्ण, विद्युत चालकता, चुंबकन तीव्रता, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, स्ट्रेस और स्ट्रेन के मध्य जो संबंध होता है ना, हुक्स लॉ, वो उसमें भी जो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट है वो भी क्या होता है? प्रदिश राशि ही होता है। आदि आप कह सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं प्रदिश राशि हुई है। ठीक है बच्चों, तो ये हुई प्रदिश की बातें, प्रदिश की मेन बातें। अब देखो, प्रदिश राशियों की हमने इतनी बात तो कर ली बच्चों। जिस प्रकार से हमने सदिश और अदिश राशियाँ पढ़ी थी छोटी क्लासों में, फिर उनकी हमने धीरे धीरे उनके बारे में पढ़ा, उनके संकेताक्षर जाने, रात उनकी ABCD जानी, उनकी क्या ABCD है, यानी उनको पढ़ने का क्या तरीका है। उसी प्रकार से हम प्रदिश को पढ़ने के लिए कुछ इसकी संकेताक्षर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये आखिर इनको डिनोट कैसे किया जाता है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हमने परिभाषा दी, परिभाषा के बाद हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज बताई जो क्या होती है? प्रदिश राशियाँ होती है, प्रदिश की तरह बिहेव करती है। ओके बच्चों, आइएगा आगे। देखो सबसे पहले अब हेडिंग डालोगे, प्रदिश को व्यक्त करने के लिए, प्रदिशों को या प्रदिशों को व्यक्त करने के लिए कुछ संकेताक्षर, देखो बच्चों, कुछ संकेताक्षर की हम बात करें। पहला संकेताक्षर है मूर्धांक और पादांक, मूर्धांक व पादांक, मूर्धांक व पादांक। इंग्लिश में कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। ओके, मूर्धांक व पादांक। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके अंदर मैं प्रदिशों के प्रकार भी आपको बता देता हूँ साथ साथ में। देखो पहला जो प्रदिश आपके वो है प्रतिचर प्रदिश, प्रतिचर प्रदिश, ताकि प्रदिशों की परिभाषा भी हो जाएगी, साथ में उनको डिनोट करने का तरीका भी सीख जाओगे। प्रतिचर प्रदिश। देखो बच्चों, प्रतिचर प्रदिश या इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर,
कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर का मीन्स क्या होता है समझिएगा बच्चों। ऐसे प्रदेश जिनको व्यक्त करने के लिए मूर्धांक संकेताक्षर का प्रयोग किया जाता है, ऐसे प्रदेश जिनको व्यक्त करने के लिए मूर्धांक संकेताक्षर का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, उनको हम प्रतिचर प्रदेश कहते हैं। एक होता है सहचर प्रदेश, दूसरा नंबर का, उसमें क्या होता है, ऐसे प्रदेश जिनको व्यक्त करने के लिए पादांक संकेताक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों। एक होता है मिश्रित प्रदेश, मिक्स्ड टेंसर, ऐसे प्रदेश जिनको व्यक्त करने के लिए मूर्धांक व पादांक दोनों संकेताक्षरों का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, उन्हें हम मिश्रित प्रदेश कहते हैं। ओके बच्चों, तो आइएगा अच्छे से मैंने आपको बता दी परिभाषाएं, तो लिखिएगा, वह प्रदेश जिन्हें, वह प्रदेश राशि जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए मूर्धांक संकेताक्षरों का प्रयोग किया जाता है, उसे प्रतिचर प्रदेश कहते हैं। प्रतिचर प्रदेश कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अपन लिखें, जैसे कोई प्रदेश टी है, उसके ऊपर मूर्धांक लगा दी, इसे ऐसा लगाते थे वो मूर्धांक। देखा, सुपर स्क्रिप्ट हमेशा ऊपर लगता है ना, और सब स्क्रिप्ट नीचे लगेगा, ध्यान रखना। मूर्धांक यहाँ पर लगाया जाता है ऊपर, है ना, और अभी बताऊंगा पादांक नीचे की तरफ लगता है। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल इस प्रकार से। ऐसी प्रकार बी देखो, सहचर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? सहचर प्रदेश। इसे कहते हैं कोवेरिएंट, कोवेरिएंट टेंसर। वह प्रदेश जिनको व्यक्त करने के लिए पादांक संकेताक्षरों का प्रयोग किया जाता है। पादांक संकेताक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वह प्रदेश जिनको व्यक्त करने के लिए पादांक संकेताक्षरों का प्रयोग किया जाता है, उसे सहचर प्रदेश कहते हैं। उसे सहचर प्रदेश कहते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लिखे तो कोई प्रदेश टी है जिसके नीचे लगाया जाएगा टी आई जे, है ना, तो इसे कहते हैं पादांक। क्या कहते हैं बच्चों? पादांक। इसको क्या कहते हैं? मूर्धांक। ये जो आई और जे है ना, इनको मूर्धांक, और नीचे जो आई जे लगाए उनको पादांक। ठीक है, ये इसके संकेताक्षर है, व्यक्त किया जाता है इनको, है ना, ऐसे। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास मूर्धांक व पादांक हो गए। ये दो प्रकार के प्रदेश है। तीसरा देखो, सी, मिश्रित प्रदेश। मिश्रित प्रदेश, मिक्स्ड टेंसर। मिक्स्ड टेंसर। ठीक है, तो लिखो, वह प्रदेश जिसको व्यक्त करने के लिए मूर्धांक व पादांक दोनों संकेताक्षरों का प्रयोग किया जाता है।
दोनों संकेताक्षरों का प्रयोग किया जाता है उसे मिश्रित प्रदिश कहते हैं। उसे मिश्रित प्रदिश कहते हैं। ओके बच्चों, लाइक एग्जाम्पल की हम बात करें तो टी आई और एक नीचे लगा दिया है ना, तो मूर्धांक भी लगा दिया और पादांक भी लगा दिया, यानी दोनों संकेताक्षर इसमें आएंगे। तो बच्चों ये हमने पहला संकेताक्षर पढ़ लिया, मूर्धांक व पादांक। एक बार यहां तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको प्रदिश का जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आए बच्चों तो चैट ऑप्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, और एप्लीकेशन के अंदर भी आप पूछ सकते हैं, या यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स है वहाँ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको जवाब दिया जाएगा आपके क्वेश्चन का। आगे देखो है ना, इसमें जो दूसरा संकेताक्षर है वो है डिराक डेल्टा, सॉरी क्रोनेकर डेल्टा। क्रोनेकर डेल्टा। देखिए बच्चों, क्रोनेकर डेल्टा क्या है? ये एक प्रकार का गणितीय फलन है। ठीक है, ये जो क्या करता है, ये प्रदेश संकेतन पद्धति को व्यक्त करता है। प्रदेश की जो संकेतन पद्धति है ना, उसे व्यक्त करता है। और ये क्या होता है, निर्देशांकों के आंशिक अवकलज के रूप में लिखा जाता है। इसको निर्देशांकों के आंशिक अवकलज के रूप में डिनोट किया जाता है। किसको? इसी क्रोनेकर डेल्टा को। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, तो लिखो इसके अंदर क्रोनेकर डेल्टा एक गणितीय फलन है जो प्रदिश संकेतन पद्धति को व्यक्त करता है। प्रदिश संकेतन पद्धति को व्यक्त करता है। इसे निर्देशांकों के आंशिक अवकलज के रूप में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, देखो इसको व्यक्त करने का तरीका क्या है। इसकी जो मैथमेटिकल परिभाषा वो ऐसे होती है, डेल्टा ऐसे लिखा जाता है, आई और जे। ठीक है बच्चों, इसके दो वैल्यू होंगे, या तो 1 होगा या फिर 0 होगा। डेल्टा इज इक्वल टू 1 या फिर इक्वल टू 0। कब? जब आई इक्वल टू जे होगा तब तो 1 मिलेगा, और आई नॉट इक्वल टू जे रहेगा तब 0 मिलेगा। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। किसकी? डिराक डेल्टा। इसको क्या कहते हैं? डिराक डेल्टा कहते हैं। ठीक है बच्चों, 1 कब देगा ये? जब आई इक्वल टू जे होगा। 0 कब देगा? जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा। ओके बच्चों, लाइक जैसे बात करें अपन डेल्टा आई की वैल्यू कितनी देगा? ये 1 देगा। ठीक है, क्योंकि आई बराबर जे हो गया इस टाइम। आप इसको और भी जनरल फॉर्म में लिख सकते हो। 1 पे कितना देगा? ये 1 देगा। 2 पे 1 देगा। 3 पे भी 1 देगा। क्यों? सेम पे हमेशा 1 देता है, चाहे कितना ही हो, 100 हो, 100 में भी 1 देगा। इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है बच्चों, इसको और किस फॉर्म में लिखा जाता है देखो, वो भी देख लो। डेल्टा आई जे इक्वल टू निर्देशांकों के आंशिक अवकलज के रूप में लिखा जाता है। तो डेल्टा एक्स, या फिर देखो रुको, आई को आप यहाँ लिख लो, जे को कहीं भी लिख सकते हो, दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई को यहाँ लिखो ताकि अच्छा याद भी सही होगा तुम्हें, आई जे। ठीक है बच्चों,
आई और जे, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, तो आई तो यहाँ आएगा, जे यहाँ, तो निर्देशांक हो गया आंशिक अवकलज के रूप में लिख दिया। ठीक है बच्चों। अब देखो ये वन कैसे आया, समझो इस चीज़ को, वन कैसे आया देखो। अगर मैं आई बराबर जे करूँ, यानी कि जे की जगह भी क्या कर दिया मैंने, आई कर दिया, तो देखना डेल एक्स आई, डेल एक्स आई, तो ये सेम देखो कट गया ऊपर नीचे, तो वन आ गया। इस प्रकार से वन देता है वैल्यू। ठीक है। और नॉट इक्वल टू जी, आई नॉट इक्वल टू जे पे जीरो कैसे देता है ये, वो भी सुन लो। देखो डेल आई जे, या मैं कुछ अलग वैल्यू लेता हूँ, जैसे यहाँ वन ले लिया या टू ले लिया, इसको कैसे लिखोगे, डेल एक्स टू और डेल एक्स वन। ठीक है बच्चों। अब देखो कार्तीय निर्देश तंत्र की बात करूँ मैं, किसकी, कार्तीय निर्देश तंत्र की। कार्तीय निर्देश तंत्र में हम बात करें तो देखो बच्चों, x बराबर जो है ना प्रदेश संकेतन में x1 लिखा जाता है, y बराबर x2 लिखा जाता है, z बराबर x3 लिखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, प्रदेश संकेतन में ऐसे लिखते हैं, x इक्वल टू x1, y को x2 लिखते हैं, z को x3 लिखते हैं। ठीक है। यहाँ देखो x2 को क्या लिखोगे, y, तो डेल y अपॉन डेल x, x का y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कर रहे हो बच्चों, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप देखो इस वजह से इनका डिफरेंट पे वैल्यू कितना आता है, जीरो, सेम पे वैल्यू कितना आता है, वन आता है। ओके बच्चों। तो ये डिराक डेल्टा की डेफिनेशन है, वो आपको याद होनी चाहिए। अब डिराक डेल्टा की कुछ प्रॉपर्टीज भी है, वो भी सुन लो। सम प्रॉपर्टीज है ना, डिराक डेल्टा का नाम आता है क्रोनेकर डेल्टा। क्रोनेकर डेल्टा के गुणधर्म, क्रोनेकर डेल्टा के गुणधर्म। पहला देखो, पहला तो यही था आई जे, ये वन भी दे सकता है, जीरो भी दे सकता है, आई नॉट, आई इक्वल टू जे और आई नॉट इक्वल टू जे। दूसरा देखो बच्चों, आई जे, ए जे कितना देगा, ए आई, जैसे जे कैंसिल आउट हो जाएगा, ए आई आ जाएगा इसमें, है ना। ठीक है बच्चों, आगे पता ही पड़ जाएगा कैसे आता है ये। तीसरा देखो, डिराक डेल्टा, सॉरी क्रोनेकर डेल्टा आई जे, क्रोनेकर डेल्टा जे के। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जे से जे कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा आई और के। ठीक है, कैसे सोल्व कर लो चाहे इसको, इसको कैसे लिखोगे तुम, डेल एक्स जे डेल एक्स आई, डेल एक्स के डेल एक्स जे, सोल्व करो। ये वाला देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा डेल एक्स के और डेल एक्स आई। इसको क्या लिख सकते हो तुम, डिराक डेल्टा आई और के, क्रोनेकर डेल्टा। ये डिराक डेल्टा बहुत ज़्यादा याद रहता है ना, बार बार इसी का नाम आता है, क्रोनेकर डेल्टा। कौन सा डेल्टा, क्रोनेकर डेल्टा। तो आई क्या आ गया, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे से याद रखनी है बच्चों। एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखो इसकी प्रॉपर्टी और है, एक दो प्रॉपर्टी और है, फिर कंप्लीट हो गया तुम्हारा क्रोनेकर डेल्टा भी, फिर कंप्लीट। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी, आई आई डेल्टा जे जे के एस मतलब कहीं से जा सकता है ये डेल्टा एन एन तक। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो एन आएगा बच्चों, क्या आएगा, एन। इसका तुम प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ करो इसका एन कैसे आएगा। देखो आई आई की वैल्यू मैंने क्या बताई, सेम सेम पे क्या वैल्यू देता है, ये वन देता है कि नहीं। तो देखो कोई अपने एग्जांपल लेते हैं, जैसे डेल 1 1 2 2 3 3 4 4। तो मुझे बताओ बच्चों कितना आएगा इसका वैल्यू, कितनी बार, 1 2 3 4 बार। तो 1 + 1 + 1 + 1 कितना आ रहा है, 4। 4 बार, तो 4 ही बार आंसर आ रहा है, 4 आ गया ना टोटल। तो जब ये n बार होंगे तो कितना बार आएगा, n ही तो आएगा।
कितनी बार डिराक डेल्टा है, सॉरी क्रोनेकर डेल्टा है आपके पास 4 बार, तो 4 बार क्रोनेकर डेल्टा है तो 4 ही आंसर आ रहा है। इसलिए यदि n बार क्रोनेकर डेल्टा होगा तो कितना आएगा आंसर, n आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे आप प्रूफ भी कर सकते हैं, इसका पूछ सकते हैं आपसे, तो कोई भी क्वेश्चन दे दिया आपको आंसर निकलवा सकते हैं उसका। डिफरेंट में वैल्यू 0 देगा कौन, क्रोनेकर डेल्टा। आगे देखो, पांचवी प्रॉपर्टी देखो, आई जे, इसको ओपन करो बच्चों, देखो 1 1 2 2, ठीक है 1 1, या फिर यहाँ भी 1 1 निकल लो भी, क्योंकि आई बराबर 1 जे बराबर 1, 2 2 और 3 3। तो देख रहे हो आप इसी वैल्यू कितनी है, 1 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, कितना वैल्यू देगा ये 3, क्योंकि सेम पे ही वैल्यू 1 मिलेगी, बाकी में 0 मिलेगी। तो अब अगर मैं आई बराबर कि आई और जे बराबर कितना लूँ, आई एंड जे बराबर 1 2 3 की बात करूँ तो, ठीक है बच्चों, कितना आएगा 1 2 3 पे देखो। अगर इसके और भी कॉम्बिनेशन बन सकते, देखो आई बराबर 1 ले लूँ, जे बराबर 2 ले लूँ, आई बराबर 2 ले लूँ, जे बराबर 3, कुछ भी ले लूँ, फिर वो अलग अलग कॉम्बिनेशन आएंगे उनके, तो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, लेकिन सेम पे क्या मिलेगा हमें 3 वैल्यू देगा ये। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टी भी आपको माइंड में सेट कर लेनी है। यहाँ तक करो, फिर आगे की बातें अपन करते हैं। चलिए बच्चों, देखो आगे की बातें अपन करते हैं। रेखा अल्पांश, छठा जो भी है, पांचवा ही होगा ना, छठा है ना, रेखा अल्पांश। देखो भाई, हाँ जी, मुझे बताइएगा, वक्र रेखी निर्देश तंत्र में रेखा अल्पांश की वैल्यू कितनी आई थी, DL स्क्वायर की कितनी आई थी, H1 स्क्वायर DU1 स्क्वायर, H2 स्क्वायर DU2 स्क्वायर, H3 स्क्वायर DU3 स्क्वायर, ये आया था। अगर मैं कार्तीय के लिए बात करूं, कार्तीय निर्देश तंत्र के लिए, कार्तीय निर्देश तंत्र के लिए, तो देखो H1 H2 H3 कितना आया था, 1 आया था, वहाँ पे निकाला था अपन ने। U1 कितना था वहाँ पे, X, U2 Y और U3 Z। देखो वैल्यूज पुट करो, DL स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर D X स्क्वायर 1 स्क्वायर D Y स्क्वायर 1 स्क्वायर D Z स्क्वायर। तो DL स्क्वायर DX स्क्वायर DY स्क्वायर DZ स्क्वायर। मैं इसको ऐसे तो ओपन कर सकता हूँ बच्चों, DX1 प्लस DY1 DZ1 अभी मैंने बताया आपको, देखो ये वाला रिलेशन, सिंस फर्दिश संकेतन की बात करें तो x बराबर x1 लिया जाता है, y बराबर x2 लिया जाता है, z बराबर x3 लिया जाता है। तो DL स्क्वायर इक्वल टू कितना लोगे, DX1 ओके, y1 का मीन्स, या y का मीन्स क्या हो जाएगा x2, तो DX2 और DX2। इसी प्रकार z का मतलब DX3, ठीक है, z की जगह x3 रख दिया, तो DL स्क्वायर। अब देखो बच्चों, मैं इसको समीशन फॉर्म या एक जगह लिखूं क्रोनेकर डेल्टा की फॉर्म में, तो देखना I एंड J, ठीक है, DXI DXJ, ठीक है, DXI DXJ, ठीक है। अगर देखो I बराबर
आई बराबर जे होगा, यानी कि आई बराबर जे होगा तभी वैल्यू मिल रही है। देखो आई नॉट इक्वल टू जे पे क्या मिलेगा, ये आई नॉट इक्वल टू जे पे ये जीरो हो जाएगा ड्रैग डेल्टा, तो सॉरी क्रोनेकर डेल्टा जीरो हो जाएगा, उस कंडीशन में आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, तो डी एक्स आई डी एक्स जे, ठीक है, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, एक बार इसको मैं सोल्व करके दिखा देता हूं इधर। देखना जैसे मैं ये कैसे लिखा, देखो समझो इस चीज को, है ना। इसको ओपन कर लो, डी एल स्क्वायर डिराक डेल्टा आई और वन 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 ले लो इनको, डी एक्स वन प्लस डिराक डेल्टा टू डी एक्स टू डिराक डेल्टा डी एक्स थ्री क्रोनेकर डेल्टा। ओके, तो देखो वन इसकी वैल्यू वन, तो डी एक्स वन डी एक्स टू और डी एक्स थ्री बिकॉज इस क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, वन, तो यही बचेगा। दैट मीन्स आप इसको इस फॉर्म में भी डाल सकते हैं। अगर आई नॉट इक्वल टू जे होगा तो क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू जीरो मिलेगी, क्योंकि इनमें और भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, जैसे 1 और 2 ले लिया, 2 और 3 ले लिया, 4 और 5 ले लिया, कुछ भी ले लिया मान लो, तो उनकी वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उससे आपको मैंने प्रूव करके दिखा दिया है। एक बार यहाँ तक करो बच्चों, फिर आगे देखते हैं। आगे चले बच्चों, देखो एक नोट डालेंगे तुम, कभी कभार एग्जाम में पूछ ही सकता है वो भी, तो हमारे ही बुक का टॉपिक है मूक सूचकांक एंड मुक्त सूचकांक। ठीक है, देखो मुक्त सूचकांक, एक नोट डाल लो, मुक्त सूचकांक ऐसे लिखो, मुक्त सूचकांक। देखो मुक्त सूचकांक क्या होता है, यदि किसी पद में दो संकेताक्षर एक समान हो, एक समान कैसे, एक बार मूर्धांक के रूप में, एक बार मूर्धांक के रूप में, व एक बार पादांक के रूप में। तो ऐसे पदों का क्या किया जाता है बच्चों, तो ऐसे पदों का निश्चित सीमा में योगफल होता है, उसे मुक्त सूचकांक कहते हैं। सूचकांक कहते हैं मुक्त सूचकांक। देखो जैसे कि ए आई एक्स आई, इट मीन्स इसको ओपन करो, A1 A2 X2 A3 X3 ऐसे चलता रहेगा AN XN तक। तो आप देख रहे हो, एक बार तो पादांक के रूप में, एक बार मूर्धांक के रूप में, दोनों संकेताक्षर क्या हो गए, समान हो गए। दैट मीन्स इसका एक निश्चित सीमा में क्या होगा, योगफल होगा। यहाँ पर आई क्या है, मुक्त सूचकांक। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है, ये पहला परिभाषा हुआ। दूसरा होता है इसमें मुक्त सूचकांक फ्री इंडेक्स। इसका मीन्स क्या होगा, जब किसी पद में संकेताक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं हो, संकेताक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं हो, तो उसे मुक्त सूचकांक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, ए आई और एक्स जे। तो आप देख रहे हो
आई और जे क्या हो गए यहाँ पे, मुक्त सूचकांक, मुक्त सूचकांक, क्योंकि अब की बार अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है ना, अलग अलग हो गए। तो इसका मीन्स ये आपके पास मुक्त सूचकांक हुआ, ये मुक्त सूचकांक। एक बार परिभाषा पूछ लेता तो आप लिख के आ जाना, ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा यहाँ से। ओके बच्चों, तो एक बार यहाँ तक करो, उसके बाद आगे चलते हैं। चले बच्चों आगे देखो, अब अपन प्रदेशों के प्रकार वापस पढ़ते हैं ना, उनका मैथमेटिकल एनालिसिस भी करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा, प्रदेशों के प्रकार, तो यहां लिखेंगे प्रदेश 3 प्रकार के 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आप पहला पॉइंट डाल लो, कौन सा, प्रतिचर प्रदेश। प्रतिचर प्रदेश, सबसे पहले इसमें परिभाषा लिखो, वह प्रदेश जिसको व्यक्त करने के लिए, इसको व्यक्त करने के लिए मूर्धांक संकेताक्षरों, मूर्धांक संकेताक्षरों संकेताक्षरों का प्रयोग किया जाता है, प्रतिचर प्रदेश कहलाता है। प्रतिचर प्रदेश कहलाता है। ओके बच्चों, प्रतिचर प्रदेश कहलाता है। अब देखो इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। माना किसी ऐसे निर्देश तंत्र में राशि, किसी राशि ए के घटक A1, A2, A3, AI है ना, और AN तक जा सकते हैं ना, AN है, तथा स्थिति के घटक, स्थिति घटक कितने मालूम है, X1, X2, X3, XI, इनके करस्पॉन्डिंग है ना, इन घटकों के करस्पॉन्डिंग जो स्थिति के घटक है वो क्या होंगे, XI और XN है। ठीक है बच्चों, अतः तथा देखो आगे, ये तो S निर्देश तंत्र में हुआ, तथा S प्राइम निर्देश तंत्र की बात करें, S प्राइम निर्देश तंत्र में राशि A के घटक, राशि A के घटक कितने हो जाएंगे बताओ, बार से दिखाएंगे, A⁻1, A⁻2, A⁻3, A⁻I, ऐसे चलेगा ना, A⁻I, तथा स्थिति निर्देशांक कितने होंगे, स्थिति के घटक X⁻1, X⁻2, X⁻3, X⁻I है। ठीक है बच्चों, देखो इसको और कैसे लिख सकते हो, अगर आप ये भाषा ना लिखो, मान लो एग्जाम में याद करते कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, देखो ऐसे भी लिख सकते हो, S निर्देश तंत्र, S निर्देश तंत्र, और ये S प्राइम निर्देश तंत्र। ठीक है बच्चों, इधर लिखो राशि, राशि कौन सी है, और स्थिति। ठीक है बच्चों, जैसे कि अपन बात करें राशि A और स्थिति X, तो S निर्देश तंत्र घटक की बात करें, A1 हो गया किसका, राशि A का, और यहाँ पे कौन आएगा, या फिर हाँ, और इसमें कितना हो गया X1, यहाँ पे A⁻1, X1 भार। इसी प्रकार से आप आगे भी चल सकते हैं, A⁻I और X⁻I। ठीक है बच्चों,
ये भी आप दिखा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये बात ठीक रहेगी, बिकॉज राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपको पता है लिखने के नंबर मिलते हैं। अगर आप अच्छा लिखेंगे तब भी आपको मार्क्स देंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप देखो ये भाषा इस फ्लो चार्ट से याद कर सकते हैं इस परिभाषा को, है ना। देखो बच्चों आगे, तो इट मीन्स इसको कैसे व्यक्त करेंगे, अब देखो अतः ए भार आई, ए भार आई को कैसे लिखूंगा, देखो डेल एक्स भार आई अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे कुछ अलग लूंगा जे, और यहाँ पे कौन आएगा ए जे, ऊपर आएगा नीचे नहीं आएगा, क्योंकि मूर्धांक संकेताक्षर का प्रयोग करते हैं किसके लिए, प्रतिचर प्रदिश के लिए। तो ए बार आई को ऐसे व्यक्त करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यह आपका जो है प्रतिचर प्रदिश का एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है ना, गणितीय कहे प्रतिरूप है किसका, प्रतिचर प्रदिश का। ओके बच्चों, तो आप एक बार यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे देखते हैं। इसको समीकरण 1 दे दो और लिखो इसके अंदर समीकरण 1 प्रतिचर प्रदिश को व्यक्त करती है या व्यक्त करता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया इसका गणितीय रूप। अब देखो हेडिंग डालेंगे तुम सभी बच्चे, पहला लिखेंगे इसमें, यानी कि ए पॉइंट डाल लो, प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश, प्रथम कोटि का। अब प्रतिचर प्रदिश की बातें होंगी, जिसमें प्रथम कोटि का पढ़ेंगे, द्वितीय कोटि का और फिर उच्चतर कोटि का, ठीक है। तो प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश पढ़ेंगे अपन ना, एक बार इसको आप यहाँ तक राइट डाउन करो। या फिर तुम ये वाली हेडिंग है ना बच्चों, यहाँ पे ना डाल के यहाँ डाल दो। ये अपन प्रदिश पढ़ लिया था, यहाँ पे है ना ए, अपन इसी चीज को पढ़ रहे हैं, प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश, ताकि और अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश, हेडिंग यहाँ पे डाल दो ना, ये पॉइंट लगा के। समीकरण 1 प्रथम कोटि के, ऐसे लिखो, समीकरण 1 प्रथम कोटि के प्रतिचर प्रदिश को व्यक्त करता है। व्यक्त करता है, ओके बच्चों। समीकरण 1 जो है प्रथम कोटि के प्रतिचर प्रदिश को व्यक्त करता है। अब देखो, अब इसका रूपांतरण समीकरण निकालेंगे बच्चों ना। तो यहां लिखो प्रथम कोटि के प्रतिचर प्रदिश का रूपांतरण समीकरण, ये परीक्षा में आता है बच्चों, है ना, समीकरण है ना, इसी के अंदर है पहले पॉइंट, ए पॉइंट में है ना, प्रथम कोटि के प्रतिचर प्रदिश का रूपांतरण समीकरण। तो क्या करना होगा, समीकरण 1 की हेल्प लेनी होगी। तो लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या, इसको ऐसे कैसे लिखोगे, ए बार आई डेल एक्स बार आई डेल एक्स जे और ए जे, इसको वापस समीकरण नंबर 1 दे दो, ठीक है। आगे देखिएगा बच्चों, तो अपन प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश की बात है फिर कर रहे हैं। देखो बच्चों क्या हो जाएगा, हमें इसका रूपांतरण समीकरण चाहिए, तो उसके लिए देखो क्या करना है। एक आपको अच्छे से मैं ट्रिक बताता हूँ। डेल एक्स बार आई है, नीचे डेल एक्स जे है, कुछ नहीं करना, दोनों तरफ जो ऊपर दिख रहा है ना डेल एक्स बार आई, उसको तो नीचे रखो और ऊपर एक मन से संकेताक्षर ले लो कुछ भी। देखो समझो, समीकरण 1 को दोनों तरफ, या समीकरण 1 के
दोनों पक्षों को एक के दोनों पक्षों को डेल एक्स, अब मैंने क्या बोला था, जो ऊपर है अवकलन, ये वाला जो आंशिक अवकलन का ऊपर वाला पार्ट है उसको नीचे लेना है ना, तो नीचे ले डेल एक्स बार आई, और ऊपर जो आपको मन से कोई भी लेना है, के पी क्यू कुछ भी ले लो, है ना। तो बच्चों दोनों पक्षों को डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई से गुणा करवाने पर, बच्चों ये हर बच्चे को पता नहीं होता, बच्चा परेशानी में पड़ा रहता है कि कैसे मल्टीप्लाई कराए, किससे क्या करवाए, लेकिन आपको कुछ परेशानी नहीं झेलनी, बस जो ऊपर वाला पार्ट है उसको नीचे ले लो, और ऊपर मन से कोई भी यहाँ पे नंबर, ये संख्या ले लो, कुछ भी के, है ना, कोई भी यहाँ पे संकेताक्षर लगा दो, के पी क्यू आर है, जो भी आपके मन में है वो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो इससे क्या करा दो, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई। देखो डेल ए बार आई डेल एक्स के डेल एक्स बार आई बराबर, देखो डेल एक्स बार आई डेल एक्स जे एंड डेल एक्स के डेल एक्स बार आई और ए जे। ठीक है बच्चों, ए बार आई डेल एक्स के डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार आई, अब देखो डेल एक्स बार आई ये रहा, एक ये रहा, डेल एक्स बार आई डेल एक्स के डेल एक्स जे, डेल एक्स जे है, ध्यान रखना बच्चों, जे और ए जे। देखो बच्चों मैंने इसी वजह से किया था वहाँ पे मल्टीप्लाई, ये वाला पार्ट नीचे इसी वजह से किया था ताकि ये सेम बन जाए, और तुम्हें पता है सेम बन गया, डिराक डेल्टा बन गया, क्या बन गया, सॉरी क्रोनेकर डेल्टा। ठीक है, क्रोनेकर डेल्टा बन गया ये, डेल एक्स बार आई, तो ये बन गया क्रोनेकर डेल्टा आई आई। ठीक है बच्चों, सेम वाले को, क्योंकि आप क्या लिखते थे क्रोनेकर डेल्टा को, देखो आई आई डेल एक्स आई डेल एक्स आई, अब बार लगा दो तो ऊपर नीचे बार लगा दो, सेम बात है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार आई, इसको यहाँ लिख लिया, इसको यहाँ, इसको तो यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, इंटरचेंज कर दो दोनों को, तो डेल एक्स जे डेल एक्स के, ये भी एक क्रोनेकर डेल्टा बनेगा जे और के का और ए जे। अब सुनो बच्चों, सिंस क्रोनेकर डेल्टा आई आई की वैल्यू 1 होती है, बट क्रोनेकर डेल्टा जे और के की वैल्यू 1 तभी होगी जब जे बराबर के होगा, और 0 तब होगी जब जे नॉट इक्वल टू के होगा। तो हम जे बराबर के वाली कंडीशन लेके यहाँ पे चलेंगे। तो ए बार आई डेल एक्स के डेल एक्स बार आई बराबर, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 होगी, बट कब, जब जे बराबर के, तो जे की जे क्या आ जाएगा, के, यहाँ से ए के इक्वल टू डेल एक्स के डेल एक्स बार आई और ए बार आई। बच्चों इसे प्रथम कोटि के सहज प्रतिचर प्रदिश का रूपांतरण समीकरण कहते हैं। तो लिख दो यहाँ समीकरण 2, तो इसके अंदर को क्या लिखोगे, देखो इधर वाला लिख लिया होगा आपने, देखो यहाँ लिख देना बच्चों आई इक्वल टू जे और आई नॉट इक्वल टू जे। देखो समीकरण 2 प्रथम कोटि के प्रतिचर प्रदिश का रूपांतरण समीकरण कहलाता है। ठीक है ना बच्चों, क्या कहलाता है, रूपांतरण समीकरण। इसको प्रथम कोटि का क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें अवकलज का एक ही पद विद्यमान है। देखो अवकलज का एक ही पद है, इसलिए इसको प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश कहते हैं। आगे देखना, अभी अवकलज के 2 पद आएंगे उसको हम द्वितीय कोटि का कहेंगे, अगर अवकलज के 3 पद आए तो उसको तृतीय कोटि का कह दो, अगर बहुत सारे उच्च पद आए तो उसको उच्च कोटि का कह दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश कंप्लीट।
इसी प्रकार से बी पॉइंट डालो बच्चों, द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदिश, वह प्रदिश जिसकी कोटि कितनी हो, 2 हो, अर्थात जिसमें 2 अवकलज के पद विद्यमान हो, उसको क्या कहते हैं, द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदिश। तो लिख दो, वह प्रदिश जिसकी कोटि 2 हो, जिसकी कोटि 2 हो, अर्थात जिसमें 2 अवकलज के पद विद्यमान हो, 2 अवकलज के पद विद्यमान हो, उसे द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदिश कहते हैं। देखो बच्चों कैसे व्यक्त करेंगे, ए बार, अब तुम्हें पता है प्रतिचर प्रदिश है तो ऊपर लगेगा मूर्धांक के रूप में। अब की बार कोटि 2 है तो कितने संकेताक्षर आएंगे, 2, आई और जे। ठीक है, ए बार आई जे। तो कैसे ओपन करोगे, जैसे ए बार आई को कैसे किया था आपने, ए बार आई को बताओ, डेल एक्स बार आई अपॉन नीचे दूसरा लिया था कोई, है ना, तो यहाँ भी देखो डेल एक्स बार आई और डेल एक्स बार जे। तो लिख दो ऐसे कैसे, जो ऊपर है उनको ऊपर ही लिखो। अब नीचे कोई मन से लेना है, डेल एक्स एल ले लिया और डेल एक्स एम ले लिया, ए एल और एम, यहाँ जो आते हैं वो ये ए पे आते हैं, पता है ना ये, तो ये अपन ने इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट लिख दिया। अब देखो द्वितीय कोटि का क्या होगा, क्योंकि इसमें 2 अवकलज के पद आ रहे हैं। समीकरण 1, तो लिखोगे समीकरण 1 द्वितीय कोटि के प्रतिचर प्रदिश को व्यक्त करता है। अब इसका रूपांतरण समीकरण देखें तो, रूपांतरण समीकरण देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या, वापस लिख दो, ए बार आई जे डेल एक्स बार आई डेल एक्स जे सॉरी एल डेल एक्स बार जे डेल एक्स एम और ए एल एम। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं, लिखने में तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। ऊपर वाले को ऊपर लिखो, बाहर लगा के नीचे मन से कोई भी ले लो, कोई भी संकेताक्षर ले सकते हैं, एल एम पी क्यू कुछ भी। ठीक है, ए एल एम, इसको वापस समीकरण नंबर 1 ही लीजिएगा। आगे देखो बच्चों, अब इसका रूपांतर समीकरण वैसे ही निकालना जैसे आपने प्रथम कोटि के लिए किया था। अब बताओ मल्टीप्लाई किससे कराए दोनों तरफ, ये चीज बताओ तुम तो। दोनों पक्षों को देखो बच्चों, मैंने बताया जो ऊपर होते हैं उनको कहाँ ले लिया करो, नीचे। तो सबसे पहले तो काम ये होना चाहिए, डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे ले लिया, और ऊपर क्या लेना है, कोई मान से लेना है, तो P और डेल एक्स क्यू। ठीक है, और बस P और Q आ गया ना, इनको तो नीचे ले लो और यहाँ पे कोई मान से ले लिया। ठीक है, दोनों पक्षों को समीकरण 1 कैसे लिखना, समीकरण 1 के दोनों पक्षों को गुणा करवाने पर, गुणा करवाया अपन ने, ए बार आई जे डेल एक्स पी डेल एक्स बार आई डेल एक्स क्यू डेल एक्स बार जे बराबर देखना बच्चों, डेल एक्स बार आई डेल एक्स एल डेल एक्स बार जे डेल एक्स एम। अब ये ले लो साथ में, डेल एक्स पी डेल एक्स बार आई डेल एक्स क्यू डेल एक्स बार जे, और क्या आ जाएगा, ए एल एम। ओके, देखो ए बार आई जे डेल एक्स पी डेल एक्स बार आई डेल एक्स क्यू डेल एक्स बार जे डेल एक्स बार आई के नीचे डेल एक्स बार आई ले लो, ऐसे डेल एक्स बार जे के नीचे डेल एक्स बार जे ले लो। ठीक है, इसी प्रकार से डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स एल और डेल एक्स क्यू के नीचे किसको लगो, डेल एक्स एम को, और ए एल एम। ठीक है बच्चों, तो देखो ये भी क्रोनेकर डेल्टा बनाएगा, ये भी क्रोनेकर डेल्टा, इनकी वैल्यू 1 आएगी
और इनकी जब बनाएगी जब p बराबर l होगा या l बराबर p होगा। ये m बराबर q होगा तभी क्या देगा, वैल्यू 1 देगा, नहीं तो नहीं देगा। a बार i j डेल एक्स पी डेल एक्स बार i डेल एक्स क्यू डेल एक्स बार j, करोने का डेल्टा आई आई, ये करोने का डेल्टा जे जे, करोने का डेल्टा एल पी, करोने का डेल्टा एम क्यू और ए एल एम। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 तभी होगी जब एल बराबर पी, इसकी वैल्यू 1 तभी होगी जब एम बराबर क्यू। ठीक है, देखो ए बार आई जे, यहाँ पर अच्छी तरह लिख देना आप जैसे उसमें लिखा था अपन, है ना, डेल एक्स पी डेल एक्स बार आई डेल एक्स क्यू डेल एक्स बार जे। देखो बच्चों, तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी कब, जब एल बराबर तो पी कर दो और एम बराबर क्यू, तो ए पी क्यू। ठीक है, तो ए पी क्यू डेल एक्स पी डेल एक्स बार आई डेल एक्स क्यू डेल एक्स बार जे, ए बार आई। एक मिनट रुकना बच्चों, आगे देखो बच्चों ना, तो ये अपने पास ए पी क्यू यानी द्वितीय कोटि के प्रतिचर प्रदिश का रूपांतरण समीकरण कहलाएगा। तो लिख दो समीकरण 2 द्वितीय कोटि के प्रतिचर प्रदिश का रूपांतरण समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है। ओके बच्चों, तो यहां तक आप राइट डाउन करें। चले बच्चों आगे, है ना। देखो एक बार द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदिश आप देख रहे हो, इसके अंदर इसमें ऐसे और लिख सकते हो, अर्थात 2 मूर्धांक संकेताक्षरों का प्रयोग किया जाता है। संकेताक्षरों का, बाकी कोई जरूरी भी नहीं है, वो परिभाषा सही थी आपकी। ऐसे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो दो मूर्धांक संकेताक्षर यूज किए जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। द्वितीय कोटि में 2 आते हैं, तृतीय में 3 आते हैं, चतुर्थ में 4, उच्चतर में उच्च। ठीक है बच्चों, तो जितने मूर्धांक संकेताक्षर होंगे उतना ही उस प्रदिश का कोटि हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है तुम्हें। आगे देखो, उच्चतर कोटि के प्रदिश। उच्चतर कोटि का सहज प्रतिचर प्रदिश। देखिएगा, वह प्रदिश जिसको व्यक्त करने के लिए एक से अधिक मूर्धांक संकेताक्षरों का प्रयोग किया जाता है। एक से अधिक मूर्धांक संकेताक्षरों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उच्चतर कोटि का प्रतिचर प्रदिश कहते हैं। जैसे कि ए बार आई जे के एल एम ले लिया मैंने ना, ये तो आप देख रहे हो मैंने उच्चतर कोटि का बोला था, इसमें अंदर एक से अधिक क्या होंगे, मूर्धांक संकेताक्षर होंगे। तो कैसे लिखोगे, देखो ओपन करने का तरीका सबको पता है, डेल एक्स बार, ऊपर वाले को ऊपर लिखो सबको, डेल एक्स बार जे,
डेल एक्स बार के, डेल एक्स बार एल, डेल एक्स बार एम। नीचे मन से ले लो कोई भी, डेल एक्स पी, डेल एक्स क्यू, डेल एक्स आर, डेल एक्स एस, डेल एक्स पी क्यू आर एस टी टी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई भी ए आएगा जिसके ऊपर आ जाएंगे सभी पी क्यू आर एस टी। तो आपने देखा उच्चतर कोटि के प्रदेश को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अब जब तुम इसका रूपांतर समीकरण निकालोगे तो कैसे निकालोगे, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, निकालना हो तो कैसे निकालोगे बच्चों, इन सभी को नीचे लेना है, इन सबको तो नीचे, फिर ऊपर तुम्हारे को मन से कोई भी लेना है, जैसे कि कोई भी ले लिया, जैसे कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू है ना, कुछ भी मन से मानना है ऊपर वाले संकेताक्षर, और इनको ऊपर वाले को नीचे ले लेना और मल्टीप्लाई कराना दोनों तरफ, जिससे क्या आएगा रूपांतरण समीकरण। हालांकि निकालना नहीं है, इतना ही पूछा जाता है तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, तो बच्चों आज अपन यहीं तक करेंगे, अर्थात हमारा प्रतिचर प्रदेश कंप्लीट हो गया। कल अपन सहचर प्रदेश की बात करेंगे और मिश्रित प्रदेश, हाल अर्थात हम कहना चाहेंगे इस चैप्टर का समापन भी कर देंगे, है ना, ऐसा उम्मीद करते हैं। कल या फिर अगला एक लेक्चर हो, 3 लेक्चर मानेगा तुम, 3 लेक्चर में चैप्टर फिनिश हो जाएगा ना, इतना ही है, छोटा सा चैप्टर है, हो जाएगा, फिर आपकी यूनिट कंप्लीट। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ओके बच्चों, थैंक यू।